Good evening, everyone. This is Mithun, and I welcome you all on the platform of MVA Unit Education for Education. सीटेट पेपर वन ईवीएस पोर्शन से पेडागोजी सेक्शन का टॉपिक सेकंड अप्रोचेस एंड मेथड ऑफ टीचिंग एनवायरमेंटल साइंस को डिस्कस करने वाले हैं आज हम। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हम ईवीएस को पढ़ाने के लिए जो अलग अलग मेथड्स हैं, अलग अलग स्ट्रेटजीज हैं, उसके विषय में बात करेंगे। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि टीचिंग स्ट्रेटजीज क्या होती है, या हम बोल सकते हैं पढ़ाने की रणनीति क्या हो सकती है। यस। तो टीचिंग स्ट्रेटजी इज जनरलाइज्ड प्लान फॉर अ लेसन। किसी लेसन को पढ़ाने का एक जनरलाइज्ड प्लान है विच इंक्लूड स्ट्रक्चर, डिजायर्ड लर्नर बिहेवियर in terms of goals of instruction and an outline of planned tactics necessary to implement the strategy. The lesson strategy is a part of a larger development scheme of the curriculum. तो कुल मिला के टीचिंग स्ट्रेटेजी क्या है? किसी पर्टिकुलर लेसन को पढ़ाने के लिए बनाया गया एक प्लान है ना, जिसमें लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स भी तय है और जो कि करिकुलम का जो एक डेवलपमेंट का ऑब्जेक्टिव है उसको भी ध्यान में रखकर बनाया जाता है, या उसको भी ये टारगेट करता है। यस। ये कहना है, ये जो टीचिंग स्ट्रेटेजी को डिफाइन किया है इस रूप में ई स्टोन्स और एस मॉरिस ने। आगे बढ़ते हैं। टू accomplish the objective of teaching, it is expected that teachers should use different kind of resources available to them in order to transfer the knowledge and present the matter in a very powerful and effective way। किसी मैटर को बहुत इफेक्टिव या पावरफुल वे में रिप्रेजेंट करने के लिए, साथ ही साथ टीचिंग के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए तमाम तरह के रिसोर्सेज जो अवेलेबल हैं उनका उपयोग करना ज़रूरी है। यस। देन टाइप्स ऑफ टीचिंग स्ट्रेटेजी के अलग अलग टाइप हो सकते हैं। पहला देखते हैं। तो टीचिंग स्ट्रेटेजी का पहला स्टाइल या टाइप हो है जिसे हम कहते हैं ऑटोक्रेटिक स्टाइल। ऑटोक्रेटिक स्टाइल ऑफ टीचिंग स्ट्रेटेजी इज ट्रेडिशनल। ये ट्रेडिशनल मेथड है टीचिंग स्ट्रेटेजी का, या पढ़ाने का ट्रेडिशनल तरीका है। द ऑटोक्रेटिक स्टाइल स्ट्रेटेजीज आर कंटेंट सेंटर्ड। यहाँ पर जो बात की जाती है उसके मध्य में या उसके केंद्र में कंटेंट होता है। टीचर्स रिमेन मोर एक्टिव एंड स्टूडेंट आर पैसिव लिसनर्स। तो स्टूडेंट जो होता है वो पैसिव लिसनर की तरह काम करता है। एक तरह से हम इसे लेक्चर मेथड बोल सकते हैं, जहाँ पर टीचर जो है कंटेंट को एक्सप्लेन करता है। तो टीचर का मेजर रोल होता है या वो एक्टिव रोल में रहता है, और जबकि बच्चे जो होते हैं सिर्फ पैसिव लिसनर्स का काम करते हैं। द मेन एम्फेसिस इज ऑन प्रेजेंटेशन। These strategies do not consider the student's ability, interest and personality of the learner। तो अल्टीमेटली इस तरह की जो ऑटोक्रेटिक स्टाइल है उसमें हम देखते हैं कि एम्फेसिस जो होता है प्रेजेंटेशन पर होता है, कि टीचर जो प्रेजेंट कर रहा है कंप्लीटली उस पर फोकस किया जाता है। इस बात को दरकिनार कर दिया जाता है या ध्यान नहीं दिया जाता, या इस बात का कोई महत्व नहीं है ऑटोक्रेटिक स्टाइल में कि स्टूडेंट की एबिलिटी क्या है। मतलब हर एक स्टूडेंट की अपनी अपनी एबिलिटी है, अपनी अपनी पर्सनैलिटी है, अपना अपना इंटरेस्ट है, उसको दरकिनार कर दिया जाता है। लर्नर के आस्पेक्ट को, या लर्नर का आस्पेक्ट जो है इस पर्टिकुलर स्टाइल में गौन होता है, छोटा होता है, और ये टीचर सेंटर्ड स्टाइल है, ऐसा कह सकते हैं। देर इज नो फ्रीडम फॉर द लर्नर्स इन दिस टीचिंग प्रोसेस। दीज आर हाईली सब्जेक्टिव एंड कन्वेंशनल स्टाइल ऑफ टीचिंग प्रोसेस। लेक्चर, ट्यूटोरियल, ये जो मेथड है इनके एग्जाम्पल है। तो ये टीचर सेंटर्ड है जिसमें फ्रीडम स्टूडेंट्स को बिल्कुल नहीं होती, और पैसिव लिसनर की तरह वो काम करते हैं। ये सब्जेक्टिव होता है, हाईली सब्जेक्टिव होता है, मतलब कंप्लीटली टीचर के बिहेवियर, टीचर के एटीट्यूड पर डिपेंड करता है। कन्वेंशनल स्टाइल है। दूसरा जो स्टाइल है, दूसरा जो टाइप है, अप्रोच है, वो है परमिसिव। परमिसिव स्टाइल, इट इज़ मेनली चाइल्ड सेंटर्ड। परमिसिव स्टाइल जो होता है वो चाइल्ड सेंटर्ड होता है, जो कि आज की दरकार है, या हम कह सकते हैं टीचिंग चाइल्ड सेंटर्ड ही होनी चाहिए। द पीपल्स लार्जली डिटरमाइन कंटेंट। बच्चे जो है वो कंटेंट को डिटरमाइन करते हैं लार्ज स्केल पर। दी इफेक्टिव ऑब्जेक्टिव्स आर मेनली अचीव्ड बाय परमिसिव स्टाइल स्ट्रेटेजी। जो हम मेजर जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं टीचिंग के,
परमिसिव स्टाइल से अचीव किए जा सकते हैं। दीज स्ट्रेटेजीज क्रिएट सिचुएशंस फॉर स्टूडेंट्स एंड टीचर्स टू इंटरेक्ट एंड बोथ रिमेन एक्टिव इन द टीचिंग। ये इंपॉर्टेंट बात है, परमिसिव स्टाइल में दोनों ही एक्टिव रहते हैं, टीचर भी और स्टूडेंट भी। टीचर टीचिंग इज अल्टीमेटली, यहाँ पर टीचर का रोल फैसिलिटेटर का होता है। टीचिंग इज ऑर्गेनाइज्ड विद द कंसिडरेशन ऑफ स्टूडेंट्स इंटरेस्ट, एबिलिटी एंड वैल्यूज। तो इसमें ध्यान रखा जाता है कि जिस ग्रुप को वो पढ़ा रहा है, इंडिविजुअली हर एक बच्चे का अपनी पर्सनैलिटी है, अपना इंटरेस्ट है, अपनी एबिलिटी है। दीज स्ट्रेटजीज एनकरेज द क्रिएटिविटी ऑफ पीपल। प्रोजेक्ट वर्क हो गया, ग्रुप डिस्कशन हो गया, रोल प्ले हो गया, प्लेइंग हो गया, ब्रेन हो गया, ये तमाम तरीके जो हैं वो परमिसिव स्टाइल में आता है। आगे देखते हैं। ब्रॉडली ऑल टीचिंग मेथड्स कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री कैटेगरीज। अगर बड़े स्तर पे देखें तो टीचिंग मेथडोलॉजी जितनी भी होते हैं उन्हें तीन तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। ये दो स्टाइल है मेजर, ऑटोक्रेटिक और परमिसिव। या हम बोल सकते हैं टीचर सेंटर्ड और लर्नर सेंटर्ड या चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच। ठीक है। अब बड़े जो मेथड्स हैं उनको बेसिकली तीन कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं: टेलिंग मेथड, शोइंग मेथड, डूइंग मेथड। Telling method. It includes lecture, tutorials, presentations, etc. Showing method, demonstration, project, survey, etc. Doing method, practical, experimentation, role play, etc. तो ये इस तरीके से टेलिंग मेथड, शोइंग मेथड और डूइंग मेथड। बताना लेक्चर मेथड हो गया, शोइंग मेथड डेमोन्स्ट्रेशन हो गया, प्रोजेक्ट हो गया, सर्वे हो गया, डूइंग मेथड प्रैक्टिकल, एक्सपेरिमेंटल, रोल प्ले, ये डूइंग मेथड में आ जाएगा। अप्रोचेस के बाद हम बात कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग मेथड्स। टीचिंग मेथड्स के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं? तो कुछ मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं, जैसे टीचिंग प्रोसीजर इन एनवायरमेंटल साइंसेज शुड बी गवर्न्ड बाय द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इट्स टीचिंग। द स्पेसिफिक गोल्स, पर्पस एंड द नेचर ऑफ द कंटेंट एंड अ यूनिट डिटरमाइन द मेथड्स टू बी यूज्ड इन टीचिंग। तो ये तमाम तरी अल्टीमेटली जो कंटेंट है ना, स्पेसिफिक गोल जो है किसी भी टीचिंग कंटेंट का जो ईवीएस में हम पढ़ा रहे हैं, उसके गोल्स डिसाइड होंगे कि उन कंटेंट का नेचर कैसा है और कौन सा मेथड ऑफ टीचिंग हम यूज़ करने वाले हैं। तो अल्टीमेटली नो डाउट ईवीएस के हर एक टॉपिक का अपना एक ऑब्जेक्टिव है, अपना एक बिहेवियरल चेंज वो क्रिएट करना चाहेगा बच्चे में। तो वो जो स्पेसिफिक गोल है उसको अचीव करना डिपेंड करेगा, या गोल कैसे डिटरमाइन होगा ये डिपेंड करेगा कि टॉपिक कौन सा है और उस टॉपिक को पढ़ाने का मेथड कौन सा यूज़ किया जा रहा है। मेथड तो फिर भी ठीक है, मेथड तो कैन बी flexible, we can be flexible with this thing, but we need to be very clear with the objectives, and as per the need of the objective we should finalize the method also। उसके बाद है suitable methods are needed for achieving comprehensive objectives of teaching environmental science। तो हम मेथड चूज़ कर सकते हैं एज, ताकि प्रॉपर मेथड हम चूज़ करें ताकि ऑब्जेक्टिव जो है पूरा हम कर सकें, ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकें। मेथड गिव्स ट्रेनिंग इन कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग, रीजनिंग एंड क्रिटिकल जजमेंट। मेथड जो है वो गिव्स ट्रेनिंग इन कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग, रीजनिंग एंड क्रिटिकल जजमेंट। तो इन्वामेंटल साइंस में जो भी मेथड यूज़ करते हैं, ऐसे मेथड्स यूज़ किए जाने चाहिए जो कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग को डेवलप करें, रीजनिंग को डेवलप करें, क्रिटिकल जजमेंट को डेवलप करें। सूटेबल मेथड तो वो होगा जो ये तीनों चीज़ों को इनिशिएट करें। गोल ऑफ टीचिंग of EVS should have deeper and extensive participation of students. Beside the lecture and question answer method, students should be exposed to a variety of learning experiences involving book learning, observation, interviewing, surveying, interpreting, reviewing, recording, reporting and evaluating। तो ये तमाम चीज़ें होनी चाहिए, है ना, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आंसर मेथड नहीं होना चाहिए। यस, पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए ये तमाम चीज़ें होना चाहिए और बच्चा भी एक्सपोज कर सके, एक्सप्लोर कर सके। यस, जो लर्निंग एक्सपीरियंसेस उसमें वो एक्सपोज्ड हो और ज़्यादा से ज़्यादा वो एक्सप्लोर कर सके, है ना, एक्सपीरियंस गेन कर सके। चाहे वो बुक लर्निंग में हो, ऑब्जर्वेशन में हो, इंटरव्यूइंग हो, सर्वे हो, इंटरप्रेटिंग हो, रिव्यूइंग हो, रिकॉर्डिंग हो, रिपोर्टिंग हो या इवेल्युएटिंग हो, ये तमाम चीज़ें
इन्वॉल्व हो, ऐसा ऐसे मेथड्स को यूज़ करना चाहिए। यस। फिर टीचिंग के गोल इन सभी एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखकर तय करने चाहिए। लर्निंग एक्सपीरियंस शुड बी गियर्ड to the type of growth and behavior change desired to be brought in the student in order to make him an enlightened, dynamic, productive and democratic citizen। तो अल्टीमेटली जो एस्पेक्ट्स हैं ईवीएस स्टडी के, उसमें बच्चे को एनलाइटेंड, डायनेमिक, प्रोडक्टिव और डेमोक्रेटिक सिटीजन बनाने के लिए जो भी एक्सपीरियंस उसे मिलने चाहिए टीचिंग से, है ना, तो उसकी तरफ फोकस करना चाहिए, या ऑब्जेक्टिव्स को या टीचिंग को उस डायरेक्शन में आगे बढ़ाना चाहिए, या जिस तरह का बिहेवियरल चेंज बच्चे में चाहते हैं ताकि वो एक अवेयर सिटीज़न, एक डेमोक्रेटिक सिटीज़न बन सके। ये तमाम बातें हो गई ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग मेथड्स। मतलब अलग अलग जो टीचिंग मेथड्स हम यूज़ करते हैं ईवीएस पढ़ाने के लिए, तो उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या होने चाहिए, या स्पेसिफाइड ऑब्जेक्टिव ईवीएस के क्या होते हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड टीचिंग मेथड, किसी अच्छे टीचिंग मेथड के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स या क्या क्या गुण होने चाहिए। नंबर वन, ग्रुप रिलेटेड एक्सपीरियंसेस एंड एक्टिविटीज। अ गुड मेथड पर्टिकुलरली डिजाइन टू प्रोड्यूस चेंजेस इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, हैबिट्स, एटीट्यूड, स्किल्स, बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट। तो अल्टीमेटली ग्रुप रिलेटेड एक्सपीरियंस एंड एक्टिविटीज़, तो टीचिंग मेथड ऐसा हो जो पूरे ग्रुप को एक्सपीरियंस करवा सके लर्निंग का प्रॉपर, और एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व कर सकें जिससे कि नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, हैबिट्स, एटीट्यूड, स्किल्स, बिहेवियर सब में जो डिज़ायर्ड चेंज है वो प्रोड्यूस किया जा सके। सेकंड है कि स्कोप फॉर क्रिएटिव एक्सप्रेशन। ऐसा नहीं हो किसी भी मेथड का कि सब कुछ कॉन्क्रीट हो और बच्चों के लिए किसी भी तरह की क्रिएटिविटी का कोई स्कोप नहीं हो। उसमें क्रिएटिविटी का स्कोप होना चाहिए। अ गुड मेथड शुड प्रोवाइड स्कोप, मतलब अगर अगर आपने प्रोजेक्ट दिया है तो प्रोजेक्ट में भी आप कुछ एस्पेक्ट्स रख लीजिए जिसके पेरीफेरी में वो प्रोजेक्ट करना है, लेकिन उसमें तमाम चीज़ें अगर पहले से तय होगी कि तो फिर अल्टीमेटली कोई स्पेस बच्चे की खुद की क्रिएटिविटी के लिए नहीं रहेगा। तो ऐसा मेथड ठीक नहीं है। प्रोजेक्ट मेथड में आप पढ़ा रहे हैं तो, या कोई भी मेथड में आप पढ़ा रहे हैं, उसमें बच्चे की क्रिएटिविटी के लिए इनफ स्पेस होना चाहिए। तीसरा है इंटरेस्ट इन कंटेंट। जो कंटेंट पढ़ाया जा रहा है, अ गुड टीचिंग मेथड शुड रोज अ लार्ज रेंज ऑफ इंटरेस्ट इन द माइंड ऑफ द स्टूडेंट। आप अगर आप बात कर रहे हैं पौधों की ईवीएस में, तो नो डाउट पौधों के विषय को डेली लाइफ से इस तरह से इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इस तरह से जोड़ना पड़ेगा रियल लाइफ एग्जांपल से पौधों के महत्व को, या पौधे को हमारे जीवन में किस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं, तभी वो टॉपिक और इंटरेस्टेड होगा। तो नो डाउट टीचिंग मेथड को में ये काबिलियत होनी चाहिए, टीचिंग मेथड में ये गुण होना चाहिए कि वो कंटेंट को कितना इंटरेस्टिंग बना सके बच्चों के लिए। देन शिफ्ट इन एम्फेसिस। A good method should shift emphasis from verbalism and memorization to learning, no doubt। जो अच्छा टीचिंग मेथड होगा वो बच्चों को डरा के, दबाव बना के चीज़ों को मेमोराइज करने की कोशिश नहीं करेगा, बल्कि टीचिंग मेथड में ये गुण होना चाहिए कि वो शिफ्ट करे मेमोराइजेशन या मगिंग अप से लर्निंग की ओर, बच्चे सीखने पे फोकस कर सकें, ना कि रटने पे। फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं टीचिंग मेथड का, गुड मेथड शुड ट्रेन द स्टूडेंट इन द टेक्निक्स ऑफ सेल्फ स्टडी एंड मैथ एक्वायरिंग नॉलेज थ्रू पर्सनल एफर्ट्स। तो बच्चों को लर्नर्स बनाए, लाइफ लॉन्ग लर्नर्स, कि बच्चा जो है सेल्फ मोटिवेटेड, सेल्फ ड्रिवन, सेल्फ लर्नर बन सके। यस। मतलब वो डिपेंडेंसी लाए, ऐसा मेथड नहीं होना चाहिए कि बच्चा डिपेंडेंट हो जाए टीचिंग मेथड पे या टीचर के ऊपर, बल्कि टीचिंग मेथड तो ऐसा होना चाहिए जो बच्चे को इंडिपेंडेंट करे और वो खुद से सेल्फ लर्नर की तरह आगे बढ़ सकें और अपने खुद के एक्सपीरियंस गेन कर सकें तमाम चीज़ों को सीखने के लिए। अगला गुण है सिमुलेशन एंड अवेकनिंग इंटरेस्ट इन स्टडी। अ गुड मेथड शुड stimulation and awakening interest in studies, stimulate the desire for further study and exploration। आपने पौधे के बारे में एक बात बताई, बच्चा घर जाके पौधा देखने लगा और उसके आगे का एक्सप्लोरेशन वो कर रहा है, इंटरनेट पे सर्च कर रहा है, तमाम चीज़ें। मतलब टीचिंग मेथड इस तरह का होना चाहिए जो स्टिमुलेट करें
एक्टिव करें, जागरूक करें, उत्तेजित करें या ट्रिगर करें बच्चे को और बेहतर सीखने के लिए, उस पर्टिकुलर विषय में और जानने के लिए। सो दैट इज should be the characteristics, this one should be the characteristics of a good teaching method that should stimulate and awaken interest in study. अब हम टाइप्स ऑफ अप्रोचेस के बारे में बात करेंगे, कौन कौन से अप्रोचेस हैं ईवीएस टीचिंग के। सबसे पहले है कंसेप्चुअल अप्रोच। In this approach, things are learned in very detail from regarding its mechanism, application, etc. After the learning, one will be able to reduce the details from into abstract form. Such approach of learning is called conceptual learning. तो conceptual learning क्या है? जब हम किसी concept को, किसी कंटेंट को, किसी टॉपिक को बहुत डिटेल में पढ़ते हैं और बाद में लर्नर में ये काबिलियत हो कि उसे वो एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकें या समरी में कन्वर्ट कर सकें, दैट इज नोन एज कंसेप्चुअल अप्रोच। अगला है प्रोसेस अप्रोच। In this approach, different skills is used in order to learn new things. The skills to be used will depend on the things which is to be learned. All the skills are helpful as well as useful for better understanding of matter. तो अल्टीमेटली प्रोसेस अप्रोच में स्किल्स की बात की जा रही है कि अलग अलग स्किल्स को यूज़ करके उस पर्टिकुलर चीज़ को सीखा जा सके। द स्किल टू बी यूज्ड विल डिपेंड ऑन द थिंग्स विच इज़ टू बी लर्न। नो डाउट वो स्किल इस पे डिपेंड करना चाहिए। जैसे आप गार्डनिंग सिखाना चाह रहे हैं बच्चों को, तो नो डाउट गार्डनिंग की कुछ पर्टिकुलर स्किल्स है, चाहे वो कटर को यूज़ करना हो या मिट्टी को पलटना हो या उसमें पानी देना हो या फिर उसमें खाद मिलाना हो, तो ये कुछ स्किल्स हैं। तो ये अल्टीमेटली जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड कंसेप्ट्स हैं उनको पढ़ाने में ये सारे स्किल्स काम आ सकते हैं। तो जहाँ प्रोसेस में इन्वॉल्व करके बच्चों को सिखाया जाए, ऐसा अप्रोच क्या होता है? प्रोसेस अप्रोच होता है। तो ईवीएस में प्रोसेस अप्रोच इज ऑल्सो एन अप्रोच ऑफ टीचिंग। देन नेक्स्ट इज इंटीग्रेटेड अप्रोच। एक जहाँ पर हम थ्योरी की बात कर रहे हैं, कंसेप्ट को समझ रहे हैं, वो हो गया कॉन्सेप्चुअल अप्रोच। दूसरा है प्रोसेस अप्रोच, जहाँ पर हम उसे करके सीख रहे हैं। इंटीग्रेटेड अप्रोच इंक्लूड्स बोथ कंसेप्चुअल एंड ये प्रोसेस अप्रोच। इंटीग्रेटेड अप्रोच विल लीड टू बेटर लर्निंग ऑफ अ चाइल्ड। तो जहाँ पर हम इन दोनों को कंसेप्चुअल मतलब थ्योरेटिकल स्टडी और प्रैक्टिकल अप्रोच दोनों को मिला दे, कंसेप्चुअल और प्रोसेस अप्रोच को, तो उसे हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड अप्रोच। और नो डाउट ये बेहतर सीखने में मदद करेगा। इसके बाद आता है एक्टिविटी अप्रोच। तो एक्टिविटी अप्रोच क्या है? इन दिस अप्रोच न्यू थिंग्स कैन बी लर्न by the way of activity. It is the best method for learning as this involves all cognitive affective and psychomotor domains. तो अगला है एक्टिविटी अप्रोच, जिसमें तीनों ही कॉग्निटिव मतलब मस्तिष्क, इफेक्टिव मतलब मसल्स और साइकोमोटर डोमेन, ये तीनों को ही साइकोमोटर सॉरी कॉग्निटिव मतलब मस्तिष्क मतलब बुद्धि की बात होगी, कॉग्निशन की बात होगी, इफेक्टिव का मतलब होता है इमोशन या हमारे भाव की बात होगी, और साइकोमोटर का मतलब हो गया हमारा जो हमारा फाइन मोटर और ग्रॉस मोटर एक्टिविटी है वो इन्वॉल्व हो जाएगी। तो जब हम लर्निंग बाय डूइंग करते हैं या ऐसे अप्रोच को अपनाते हैं जहाँ पर हम तीनों ही चीज़ दैट इज़ हैंड्स, हार्ट एंड हेड या ब्रेन, तीनों का ही इस्तेमाल होता है, तीनों को ही इन्वॉल्व किया जाता है टीचिंग लर्निंग में, तो उसे हम एक्टिविटी अप्रोच कहते हैं। लर्निंग बाय डूइंग इसका एक एग्जांपल है। Other different methods of teaching environmental science या environment science are lecture method, discussion method, project method, source method, surprise method, supervised method, not surprise method, sorry। तो लेक्चर मेथड में हम समझ ही चुके हैं जो टीचर सेंटर्ड अप्रोच के बारे में। डिस्कशन मेथड ये चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच है, प्रोजेक्ट हम जानते हैं। सोर्स मेथड में हम पर्टिकुलर सोर्स की स्टडी करते हैं, हम्म, जिसमें हम स्पेसिफिकली हम किसी जगह पर जाकर उसकी स्टडी करते हैं। देन सुपरवाइज्ड मेथड में the group is learning something by helping each other and the teacher will only supervise it. A need for modern methods in environmental sciences to make the subject more interesting and living. The teacher should use
permutation and combinations for method devices techniques to lend color to class teaching. The he may or she may use lecture or discussion method or a combination of these two. तो मॉडर्न मेथड में क्या होगा, या तो अपनी तरफ से हम कुछ क्रिएटिव अप्रोच अपनाएंगे, या फिर हो सकता है जो जो लेक्चर मेथड है और डिस्कशन मेथड है, दोनों के कॉम्बिनेशन को यूज़ करें. डिफरेंट लेसन और यूनिट शुड बी टॉट बाय डिफरेंट मेथड्स ऑफ टीचिंग. इट कैन बी वेरी मोनोटोनस टू यूज़ द सेम मेथड. मतलब ये कि आपको सिचुएशन अपने बच्चों के को देखते हुए क्लास में किस तरह की मेथड की ज़रूरत है, उसको ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन करना चाहिए. और ये मोनोटोनस नहीं होना चाहिए कि एक ही तरीके से आप बार बार पढ़ा रहे हैं. टू क्रिएट एंड मेंटेन द इंटरेस्ट एंड अवॉइड मोनोटोनी, चिल्ड्रन शुड बी exposed to varied experiences. नो डाउट बच्चों के इंटरेस्ट को बनाए रखने के लिए हमें वैरायटी ऑफ मेथड्स यूज़ करने चाहिए. नो सिंगल मेथड कैन बी द बेस्ट फॉर ऑल सिचुएशन और ऑल टीचर्स ऑल पीपल. नो डाउट एक ही मेथड्स जो है सभी पर लागू नहीं किया जा सकता, सबके लिए बेहतर हो ये ज़रूरी नहीं है, तो हमें वैरायटी के साथ जाना चाहिए. यस. तो इसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं, पहले एक बार रिकैप कर लेते हैं कि आज हमने क्या डिस्कस किया. तो सबसे पहले हमने देखा कि टीचिंग स्ट्रेटजीज़ क्या होती है. तो वो जनरलाइज प्लान जिसमें लर्निंग ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए, यस, जो आउटलाइन है टीचिंग लर्निंग इंस्ट्रक्शन का उसे प्लान किया जाता है, ताकि ओवरऑल ऑब्जेक्टिव जो है इस पर्टिकुलर टॉपिक का ऑब्जेक्टिव प्लस ओवरऑल ऑब्जेक्टिव जो है करिकुलम का उसे अचीव किया जा सके. फिर इसे अकम्प्लिश करने के लिए हमने देखा कि टीचर्स को अलग अलग रिसोर्सेज का यूज़ करना चाहिए ताकि इसे अकम्प्लिश किया जा सके. फिर टाइप ऑफ टीचिंग स्ट्रेटजीज क्या हो सकते हैं. ऑटोक्रेटिक जिसे हम बोल सकते हैं टीचर सेंटर्ड, और परमिसिव जिसे हम बोलते हैं चाइल्ड सेंटर्ड या लर्नर सेंटर्ड. इसके अलावा भी टेलिंग मेथड, शोइंग मेथड और डूइंग मेथड के बारे में हमने बात की. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग मेथड के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं उसके बारे में हमने बात की. उसके बाद हमने बात किया क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए एक अच्छे टीचिंग मेथड में. तो ग्रुप रिलेटेड एक्सपीरियंस एंड एक्टिविटीज़ के बारे में बात की. स्कोप फॉर क्रिएटिव एक्सप्रेशन की जगह होनी चाहिए. इंटरेस्ट डेवलप करने की क्षमता होनी चाहिए उस मेथड में कंटेंट के प्रति. और मेमोराइजेशन की जगह पर लर्निंग पर फोकस करवा सके ऐसा मेथड होना चाहिए. अ, बच्चों को सेल्फ स्टडी की, सेल्फ मोटिवेटेड लर्निंग की या इंडिपेंडेंट लर्निंग के लिए ट्रेन करना आना चाहिए, या इस किसी भी टीचिंग मेथड में इस तरह का प्रयास करना चाहिए. स्टिमुलेशन एंड अवेकनिंग इंटरेस्ट इन स्टडी, स्टडी को के प्रति इंटरेस्ट को स्टिमुलेट करें, ये ज़रूरी है. टाइप्स ऑफ अप्रोचेस, कंसेप्चुअल अप्रोच देखा जहाँ पर हम किसी कंसेप्ट को बहुत डिटेल में स्टडी करके फिर इसकी समरी बना सके, उसे हम बोल सकते हैं कंसेप्चुअल अप्रोच. फिर प्रोसेस अप्रोच जिसमें बच्चा लर्निंग में इन्वॉल्व हो सके विद सम ऑफ द स्किल्स टू बी लर्न और टू बी एक्वायर्ड. उसके बाद इंटीग्रेटेड अप्रोच जिसमें हम कंसेप्चुअल और प्रोसेस अप्रोच दोनों को इंटीग्रेट करके अप्रोच लगाते हैं, जिसमें थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों ही पार्ट बहुत इम्पोर्टेंटली डील की जाती है. उसके बाद एक्टिविटी अप्रोच, एक्टिविटी अप्रोच में अगर हम बात करें तो कॉग्निटिव, इफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन, तीनों ही डोमेन पर, मतलब हैंड, हार्ट एंड हेड, ये तीनों ही इन्वॉल्व होते हैं. इसके अलावा लेक्चर मेथड, डिस्कशन मेथड, प्रोजेक्ट मेथड, सोर्स मेथड और सुपरवाइज मेथड, ये कुछ मेजर मेथड्स हैं ईवीएस लर्निंग की. मॉडर्न मेथड्स की ज़रूरत है इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के लिए या एनवायरमेंटल टीचिंग के लिए. ये मेथड बताता है हमें कि हमें हमारी क्लास के बच्चों की पोटेंशियल, उनकी एबिलिटी, उनकी इंटरेस्ट, उनकी पर्सनैलिटी के आधार पर हमारी टीचिंग मेथड को चूज़ करना चाहिए. एक ही तरह की टीचिंग मेथड को कंटिन्यूसली यूज़ करने से टीचिंग लर्निंग मोनोटोनस हो जाती है. इसलिए वैरायटी ऑफ टॉपिक्स के लिए या एक ही टॉपिक के लिए वैरायटी ऑफ मेथड्स का कंसेप्ट हमारे पास होना चाहिए. साथ ही साथ एक मिक्स्ड अप्रोच के साथ जाना चाहिए ताकि सभी बच्चे जो है अलग अलग इंटरेस्ट वाले उन सबकी को हम क्वेंच कर सकें, उनकी सबकी ज़रूरतों को हम पूरा कर सकें. सो इसके बाद कुछ क्वेश्चंस पिक करते हैं.
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट इंटीग्रेटेड अप्रोच ऑफ ईवीएस? तो ये चार ऑप्शन है, सही ऑप्शन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अब upon which of the following factors selection of a method of teaching learning process does not depend? So you need to answer this also in the comment box. So that's all from my side. I'm Mithun signing off now. Hopefully this video will help you to answer the questions based on the or based on this topic of pedagogical portion of EVS paper 1 CTET. Thank you. Take care. Bye bye. Vande Matram.